जय बिहार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 19 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर और साथ में देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो चलिएगा आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है। आज का पहला सवाल जो कि आपका बिहार करंट अफेयर से रहेगा, बोल रहा है कि बिहार सरकार दानवीर भामाशाह की जयंती प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में कब मनाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार का जो कैबिनेट है उनके द्वारा जो है हाल ही के दिनों में 11 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। उसमें से एक एजेंडा ये भी था, इसमें बोला गया है कि दानवीर भामाशाह है उनकी जयंती जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाएगा 29 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करें कुछ और ऑप्शन पे, जैसे 9 मई की अगर बात की जाए बिहार सरकार के द्वारा क्या मनाया जाता है, तो बिहार सरकार के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती, याद रखिएगा महाराणा प्रताप की जयंती की अगर बात किया जाए कब मनाया जाता है, तो महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को आप लोग को याद रखना है। वहीं अगर बात किया जाए 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 9 अप्रैल को अगर बात करें प्यारे साथी, तो सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट अशोक की जयंती अगर पूछा जाए तो आप लोगों को क्या बताना है, सम्राट अशोक की जयंती अगर पूछा जाए तो आप लोग को 9 अप्रैल आप लोग को बताना होगा। 9 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो सम्राट अशोक का जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो बोल रहा था दानवीर भामाशाह ये कहाँ से बिलोंग करते थे भाई, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। कहाँ से, ये राजस्थान से आप लोग को बिलोंग करते थे। ये राजस्थान से जो मेवाड़ वाला इलाका था ना वहां से ये बिलोंग करते थे। और बोला जाए ना, अपनी जितना भी संपत्ति था भाई कहीं ना कहीं आत्मसम्मान के लिए, लोगों को हित के लिए, जो भी समाज की सेवा करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को दान में देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 29 अप्रैल आप लोग को चला जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछा जाए बिहार सरकार के द्वारा बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, बिहार संग्रहालय दिवस की अगर बात करें प्यारे साथी तो वो कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो भी घोषित इम्पोर्टेंट डे हो, महत्वपूर्ण दिवस, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक कड़ी में आपको दानवीर भामाशाह के बारे में आप लोग को याद रखना है। इनकी जो जयंती जो मनाया जाएगा जो कि राजकीय दिवस के रूप में, ये 29 अप्रैल को। अब यहाँ पर देखिएगा पिक्चर के माध्यम से जो कि आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, दानवीर भामाशाह जी हैं भाई, जो कि मेवाड़ के राजा के रूप में जाने जाते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं मंत्रिपरिषद की निर्णय लिया गया था, ये 18 अप्रैल को ही निर्णय लिया गया, यानी कि ये बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक रहेगा आपका। और यहाँ पर देखिएगा आपका बोला जा रहा है, ये प्रेस नोट के द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी करके बताया गया था कि इनका जन्म जो हुआ था 1547 में हुआ था, राजस्थान के मेवाड़ राज्य में हुआ था, जो कि ओसवाल जैन परिवार में। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए, इन्हीं के सम्मान में जो है बिहार सरकार के द्वारा एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाएगा। और वो कब मनाया जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है 29 अप्रैल को मनाया जाएगा। और इनका जो प्रतिमा जो है आपको पुनाई चौक जो जगह है आपका, वहां पे पटना में देखने को मिलता है पुनाई चौक, वहीं पे आपका जो प्रतिमा स्थल है वहां पर इस बोल सकते हैं समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। तो ये ऑफिशियली न्यूज है, आप देख सकते हैं दानवीर भामाशाह के जो है यहाँ पे योगदान को स्मरण रखने हेतु उनकी जयंती प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को पटना स्थित जो है पुनाई चौक पार्क जो है वहां पे राजकीय समारोह के रूप में इसको मनाने की बात किया गया है। अब बात करें बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सा वैसे इंपॉर्टेंट डे है जो आप लोग को याद रखना है। जैसे आप देखिएगा बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथी, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं बिहार पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 9 अगस्त, मगर यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर बोल दिया जाए कि बताइएगा ये तो बिहार पृथ्वी दिवस है, अगर ओवरऑल अगर बोला जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो ओवरऑल यानी कि विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की जयंती देखिएगा 9 मई को, सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को। शहीद दिवस यानी कि बिहार में जो मुंगेर में तारापुर वाला इलाका है वहां पे शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस आप लोग को याद रखना है, ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें प्यारे साथी कि शहीद दिवस जो होता है आपको दो और शहीद दिवस मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है जो कि महात्मा गांधी का पुण्यतिथि होता है, और एक और होता है 23 मार्च को। कि भाई 23 मार्च वो समय है जब आपको वीर महान क्रांतिकारी है जिनको फांसी की सजा दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो उसी के उपलक्ष्य में आपको शहीद दिवस, तो शहीद दिवस तीन को आपको याद रखना है, एक बिहार में 15 फरवरी को, और भारत में अगर पूरे भारतवर्ष में जो मनाया जाता है एक तो 30 जनवरी को, और एक आपका 23 मार्च को याद रखना है।
वही डॉल्फिन दिवस यानी कि गंगा में जो रहने वाले डॉल्फिन होते हैं भाई, उनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डे जो होता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली दिवस जो होता है ये हर महीना में मनाया जाता है। प्रत्येक महीना का जो प्रथम मंगलवार होता है ना, प्रथम मंगलवार को ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रतिबंध दिवस का मतलब होता है कि लोगों को ये कहना है भाई कि शराब का सेवन नहीं करना है। अभी हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि मोतिहारी वाला इलाका में शराब के सेवन करने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पे जब नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि भाई इसका क्या निदान है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेगा, यानी कि जो भी बेचेगा शराब वगैरह उन पे जो है स्टेप लेने वाली है सरकार। और इसके अलावा बोला गया है कि जो भी शराब के सेवन करने से, जहरीली शराब के सेवन करने से अगर किसी का निधन होता है तो राज्य सरकार के द्वारा 4-4 लाख रुपया जो है मुआवजा राशि के रूप में उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे परिवार नियोजन दिवस की अगर बात करें प्यारे साथी, तो प्रत्येक माह को 21 तारीख को आप लोगों को क्या मनाया जाता है, तो परिवार नियोजन दिवस। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस है जो आपको याद रखना है। और ये आपका जो बोला जाता है ना फेवरेट्स वालों में से एक रहेगा। बिहार सरकार के द्वारा नए घोषित दिवस को हम एक ही जगह आपको कवर करा दिया हूँ। इसके बाद देखिएगा अगला है बिहार सरकार द्वारा किस जिला में डीएनए केंद्र खोला जाएगा। देखिएगा डीएनए केंद्र क्यों खोला जाएगा भाई, ये भी हाल ही के कैबिनेट में जो बैठक हुआ जहां पे 11 एजेंडों पे मुहर लगा, उसमें से एक ये भी था कि अगर मान लिया जाए यौन शोषण होता है किसी का भाई, तो उससे संबंधित जांच वगैरह करने के लिए या किसी भी तरह का अगर चोरी वगैरह होता है तो वहां पर ये कहीं ना कहीं वहां पर जो है पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे मदद करेगा। तो ये कहाँ पे, तो देखिएगा भागलपुर में भी और आपका मुजफ्फरपुर, यानी दोनों जगह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिला में डीएनए केंद्र खोला जाएगा, तो आपको मुजफ्फरपुर और भागलपुर दोनों जगह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा राज्य में हो रहे यौन शोषण से संबंधित जो भी आपराधिक घटनाएं होती है तो उनको यहाँ से जांच किया जाएगा। आखिर ये भाई बनेगा तो ये सब जो फॉरेंसिक टाइप का जो बोलते हैं ना, यानी कि वहां पर जो है छोटी छोटी बारीकी से बारीकी चीजों को ध्यान रखा जाएगा। मृतक की पहचान स्थापित करने में जो है ये कहीं ना कहीं मदद करेगा। इसके अलावा जो है बच्चों के चोरी अदला बदली वगैरह कहीं पे देखे होंगे करता है, तो डीएनए टेस्ट वगैरह से तो पता चल जाएगा भाई किसका बच्चा है। इसके बाद जो है पिता माता के मामलों में जांच के उद्देश्य से ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है एक अच्छी पहल किया गया है। और इसके लिए जो है शुरुआत वार में बोला गया है कि 14 जो है यहाँ पे पदों का सृजन करने की बात किया गया है। तो ये ऑफिशियली न्यूज है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक और यहाँ पे एजेंडा पे मुहर लगा था जिसमें बोला गया है कि बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण जो सिपाही रंग के पुलिस अधिकारी है उनको अन्य राज्य की तर्ज पर इनको अनुसंधान शक्ति दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार पुलिस को यहाँ पे रिसर्च से संबंधित जो है चीजें जो है यहाँ पे उनको सिखाया जाएगा, ताकि अपने जो भी अगर किसी तरह का केस का निष्पादन करना है तो उसमें उनको सहूलियत मिल सके। अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है हमारा। अगला सवाल, हर साल विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है प्यारे साथी, तो 18 अप्रैल को। अब बात करें कि 18 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दूं कि पहली बार ये कब मनाया गया था। पहली बार जो है ये याद रखना है कि कहाँ पे मनाया गया था, तो ट्यूनीशिया में मनाया गया था। ट्यूनीशिया में आप लोग को मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो आप लोग को याद रखना है 1982 में जो है पहली बार मनाया गया था। अब बात करें कि क्यों मनाया जाता है भाई, तो जो भी स्मारक वगैरह होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, जो हमारे यहाँ स्मारक है भाई उसको कहीं ना कहीं जो है संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे विश्व विरासत हो रहा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी विरासत स्थल, जैसे मान लिया जाए कि बिहार में देखा जाए तो महाबोधि मंदिर है, तो उसको संरक्षण देने की बात वहां पे भारत सरकार भी संरक्षण देता है, राज्य सरकार भी वहां पे संरक्षण देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर बताइएगा ये मनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है प्यारे साथी। यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। और अभी भारत में वर्तमान समय में भारत में जो है 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कितना है, आपको 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों को याद रखना है कि कोई भी राष्ट्रीय स्मारक है भारत में, उसको संरक्षण करने के लिए जो है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आपको बता दूं भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 51 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद जो 51 कहता है बाबू
कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनको संरक्षित करने की बात जो किया जाता है ये किनके द्वारा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब बिहार में अगर बात किया जाए तो दो आपको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक महाबोधि मंदिर, जिसको आपको बोलेगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है इसको 2000 आप लोग को 2 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? महाबोधि मंदिर को 2002 में। और वहीं एक आपका नालंदा महाविहार देखने को मिलता है। नालंदा महाविहार के प्यारे साथी अगर बात किया जाए तो नालंदा महाविहार को कब शामिल किया गया था, तो इसको 2016 में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बिहार में वर्तमान समय में देखा जाए तो दो देखने को मिलता है। एक तो नालंदा महाविहार, जिसको 2016 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। वहीं अगर महाबोधि मंदिर की अगर बात करें प्यारे साथी, तो महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया था, तो महाबोधि मंदिर को जो है ये आप लोग को याद रखना है 2002 में शामिल किया गया था। ये आप लोगों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि बिहार में स्थित है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बिहार में कुछ वैसे स्थल है, कोई वैसा स्मारक के टाइप का है जिसको जो है यहाँ पे भारत सरकार भी जो है सुरक्षा मुहैया कराता है। जैसे कि अगर बात की जाए अभी वर्तमान में बिहार में 48 आर्कोलॉजिकल साइट, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर देखा जाता है उसको भारत सरकार यहाँ पे सपोर्ट करता है। वहां पे जीर्णोद्धार यानी कि डेवलपमेंट से संबंधित चीजों को यहाँ पर देखता है। जिसमें अगर शामिल की अगर बात की जाए कौन कौन, तो देखिएगा गोलघर पटना में आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको भारत सरकार भी संरक्षित करता है। इसके अलावा आगम कुआं जो है वो पटना सिटी, बेगू हजाम की मस्जिद आपको देखने को मिलेगा, जैन मंदिर आपको याद रखना है। तो पूरा लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड में कर दिया हूँ। जैसे आपका टिकारी किला जो गया में है उसको जो है उसको भी मुहैया कराया गया है। इसके अलावा आपको दाऊद खान का किला जो है औरंगाबाद में देखने को मिलता है, उसको भी जो है क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको जो है कहीं ना कहीं देख रेख किया जाता है। तो ये भी सवाल आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला सवाल बोला कि हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव पीटा पक्षियों की गणना की गई है, जिसमें 179 पक्षी पाए गए हैं। तो 179 पक्षी आप लोग को कहां पर देखने को मिला भाई, ये मैंग्रोव पीटा नाम है इसका। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये रेयर केस में यानी कि ये खतरों के श्रेणी में आ गया है। तो ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा में आपको नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर भीतर कनिका नेशनल पार्क आप लोग को देखने को मिलेगा। भीतर कनिका नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो ये उड़ीसा में। इसके अलावा सिमलीपाल अगर बात किया जाए प्यारे साथी, फिर सिमलीपाल जो है ये नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आप लोग को उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में सिमलीपाल, और एक क्या है याद रखना है, सिमलीपाल और भीतर किनका आप लोग को याद रखना है। सिमलीपाल बोलेगा तो ये कहां पर, उड़ीसा में, और भीतर कनिका बोलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, और यहाँ पे गवर्नर कौन देखने को मिलते हैं, गणेशी लाल देखने को मिलेगा। और ये राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये राज्य का गठन जो हुआ था उड़ीसा राज्य का 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1936 में आप लोग को इस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा को कभी कभी उड़ीसा स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी कहा जाता है। उत्कल दिवस आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उड़ीसा आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई इस तरह का पक्षी है, एकदम सुनहरा दृश्य आप लोग को नजर आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा 5 नंबर है भाई। बोला हाल ही में नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, यानी कि जो भी संभावित जो युवा स्टार्टअप होते हैं उनसे संबंधित है, यानी कि जो युवा वर्ग है जो स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ जो है ये किनके द्वारा किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा मनसुख मांडविया जो है ये भारत का स्वास्थ्य मंत्री है। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात किया जाए मनसुख मांडविया, नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये कृषि मंत्री। देखिए जो इंपोर्टेंट विभाग होते हैं जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तो वो सब कम से कम 10 मिनिस्ट्री जो होता है, 10 मंत्रालय जो होता है उसका नाम आप लोग को याद रखना है। उससे मंत्री कौन है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें शिक्षा मंत्री देखने को मिलते हैं। शिक्षा मंत्री आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताना है। अभी रेल मंत्री वर्तमान में कौन देखने को मिलते हैं, रेल मंत्री। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है जो कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात किया जाए तो इनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिला हुआ है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और आप लोगों को बता दूं इसके अलावा एक और विभाग इनको मिला हुआ है जो कि क्या है, ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। याद रखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री अगर पूछा जाए कि भारत सरकार में कौन है, तो वर्तमान में आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंत्री जो है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप लोग को देखने को मिलेंगे। और जितने भी प्यारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग, बहुत सारे लोग अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किए हैं, जरूर आप लोग को लाइक बटन को प्रेस कर देना है। अगला सवाल की ओर रुख करते हैं, और इससे पहले देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया है युवा पोर्टल का। अगला सवाल बोला कि हाल ही में समावेशी विकास के अभिन्न अंग संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो ये संगठन से समृद्धि अभियान जो है खास करके महिलाओं से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि जो आपको स्वयं सहायता समूह जो होते हैं बाबू, उसके जो सदस्य के रूप में महिलाओं को बोला गया है कि 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 10 करोड़ महिलाओं को कब तक जोड़ा जाएगा, 2023-24 में। यानी कि बोला जा रहा है कि 2023-24 में जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है जिसको SHG बोला जाता है, तो स्वयं सहायता समूह की अगर बात करें प्यारे साथी, तो बोला गया है स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ जो है यहाँ पे महिलाओं के जोड़े जाने की बात किया जा रहा है। तो ये बोल सकते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित परिवार के महिलाएं हैं, उनको एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिराज सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और आपको गिरिराज सिंह जो है ये कौन सा विभाग के मंत्री हैं, तो ये अपने बिहार से ही बिलोंग करते हैं ना, बेगूसराय से वर्तमान में सांसद हैं। और इनका विभाग जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन देखने को मिलते हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अगर बात करें तो इनका नाम क्या है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है जिनका नाम है गिरिराज सिंह। वही राजकुमार सिंह आरा से आप लोग को सांसद देखने को मिलेंगे। और इनका विभाग जो है आप लोग को याद रखना है, इनका विभाग का नाम जो कि बिजली मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार में जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होता है प्लस में आपका बिजली होता है, वो दोनों मंत्रालय राजकुमार सिंह को मिला हुआ है। और यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि 2023-24 तक 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जो है यहाँ पर जो है सशक्त बनाने को लेकर जो है यहाँ पे भारत सरकार की उनके द्वारा एक संगठन से समृद्धि नामक एक पहल को शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। देखो इस राज्य में उतना दिक्कत नहीं है जल को लेकर, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह जैसे तालाब हो या झील वगैरह हो ये सब है ऑलरेडी, मगर फिर भी इस तरह का पहल, जल को संरक्षित करने का पहल, ये अपने आप में अनोखा है। तो जल बजट लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो गर्मी के दिन आ गया, तो गर्मी के दिन में कहीं ना कहीं जो पानी वगैरह होता है उसकी समस्या अमूमन तौर पर बिहार में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खास करके दक्षिणी बिहार वाला जो इलाका होता है। हमारे घर जो है भाई कभी कभी कल जो है, अब तो कल नहीं, चापाकल बंद हो गया मेरे यहाँ पे, क्योंकि वो पूरी तरह से सूख गया, मोटर भी सूख जाता है मेरे यहाँ, कभी कभी गर्मी में दिक्कत होने लगता है। तो अब दक्षिणी बिहार में थोड़ा सा सुधार करना होगा, जैसे सीमेंट प्लांट वगैरह जो है उसको ऐसा जगह पे लगाया जाए, जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसको नदी के किनारे लगाया जाए, ताकि वो पानी नदी से वो प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं कि भाई जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनके हिस्से का पानी जो है वो यूज करें। तो ये जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य, यानी कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्याओं से निपटने के लिए जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केरल के आपको सीएम नजर आ रहे होंगे, देखिएगा ये है केरल के सीएम जिनका नाम क्या है, पिनाराई विजयन। आप लोग को याद रखना है, पिनाराई विजयन आप लोग को याद रखना है। आप लोग को यहाँ पे गवर्नर की अगर बात करें केरल में आरिफ मोहम्मद खान देखने को मिलते हैं। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना केरल। अगला सवाल 2023 मैल्कम आजिस्टेसिया पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है। ये जानी मानी समाज सेवी है भाई, समाज सेवी अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। ये जाने माने जो है अर्थशास्त्री, जो सामाजिक अर्थशास्त्री, यानी कि समाज के लोगों के लिए ऐसा चीजों को लाना ताकि लोगों को उससे फायदा पहुंच सके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्सव पटनायक आप लोग को याद रखना है। और इनसे पहले जो थे आप लोग को 2022 में अगर देखा जाए ये पुरस्कार किन्हें मिला था, तो 2022 में जो था ये पुरस्कार प्रभात पटनायक को मिला था। वहीं शिव शंकर नहीं भाई, शिव शंकर ही करिएगा तो एक सवाल बनेगा, क्या बनेगा, तो पूछेगा कि सरस्वती सम्मान, चलिएगा बताइएगा कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला था।
सरस्वती सम्मान 2022 की प्यारे साथी बात करें तो ये आपको शिव शंकरी को याद रखना है। एल.एस. व्यालिचेस्की आपको याद आया? जी हाँ, आपको सही सोच रहे हैं। 2022 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? तो 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार की अगर बात की जाए प्यारे साथी, ये किनको मिला था? तो याद रखना है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एल.एस. व्यालिचेस्की, आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, तब जाके आप अपने गंतव्य तक आपका जो सपना है वो जरूर पूरा हो जाएगा। देखिएगा ये पिक्चर में इनका नाम क्या है भाई? मेलकम नाम है। मेलकम आप लोग को जो है आपको अवार्ड दिया गया है, किनको? तो एक आपको मेलकम अधिशेषी जो पुरस्कार जो है ये उत्साह पटनायक को हाल ही में दिया गया है। अगला सवाल, क्या हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया? नार्को स्टेट होता क्या भाई? तो नार्को स्टेट करने का मतलब है कि यहाँ पर एक नशीली पदार्थ के रूप में केप्टागन बोलते हैं। एक यहाँ पर एक आपको केप्टागन इस देश में क्या है भाई? ये नशीली पदार्थ है। ये आपको नशीली पदार्थ यानी कि ड्रग के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। नशीली पदार्थ है जहां पे जो है ना, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि इसका जो है आयात यानी कि इसका आयात और निर्यात करने के मामलों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है, और ताकि ये विदेशी पैसा को जो है अपने यहाँ प्राप्त कर सके। यानी कि इस देश का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको सीरिया याद रखना है। तो सीरिया देश में क्या है भाई कि एक केप्टागन वैसा नशीली पदार्थ है जिसको नार्को स्टेट के रूप में देखा जा रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर आयात करने के मामले में, निर्यात करने के मामले में विदेशी पैसा का सबसे बड़ा स्रोत अगर है ना वहां पे, वो आपको जो है यहाँ पर सीरिया में आपको केप्टागन देखने को मिलता है। केप्टागन को गरीबों का जो है ना ये कोक के रूप में देखा जाता है। एक नशीली पदार्थ है भाई, इसका सेवन करता है लोग वहां पे। तो ये आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल 10 नंबर बोला, 17 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवाओं को नियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर प्यारे साथी कृष्णा स्वामीनाथन, आप लोग को याद रखना है। वही भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके प्रमुख के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं जिनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार आप लोग को याद रखना है। एडमिरल आर हरि कुमार आप लोग को याद रखना है। पूछेगा कि बताइएगा सेना प्रमुख, नौ सेना प्रमुख, सेना प्रमुख बोलेगा तो आप लोग को क्या आंसर जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताना, क्योंकि भारतीय सेना होता है, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। तो आप लोग को मैं पूछा हूँ सवाल, भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन देखने को मिलते हैं? अगला सवाल देखना क्या बोल रहा है। और यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग, जिनका नाम क्या है? कृष्णा स्वामीनाथन। अगला सवाल बोल रहे हैं कि हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है हाल ही के दिनों में जो है राज सुब्रमण्यम को जो है सम्मानित किया गया है। राज सुब्रमण्यम आप लोग को बता दूं कि ये भारतीय मूल के है और इनके द्वारा एक परिवहन कंपनी वहां पर चलाया जाता था। देखो ये पुरस्कार जो था ना वैसे लोगों को दिया जाता है जो विदेश में रहकर जो है, ये भारत के लोग हैं, विदेश में जाकर कहीं ना कहीं भारत के लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के मतलब बोल सकते हैं कि वहां पर जाके भारत के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो ये प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक होता है, जो कि राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। परंतु ये पुरस्कार जब दिया गया था ना उस समय ये उपस्थित नहीं थे, इसलिए ये पुरस्कार जो है अभी अमेरिका, यूएसए में भारत के राजदूत अगर बात की जाए, यूएसए में भारत के राजदूत कौन है? तो यूएसए में भारत के राजदूत है, इनका नाम आप लोग को याद रखना है। इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये इनके द्वारा ही ये पुरस्कार को प्राप्त किया जाता है। तरनजीत सिंह संधू आप लोग को याद रखना है, वही इस पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। बाद में इनको दे देंगे भाई, ऐसा नहीं कि अपने पास रखना देते। ये देती इनका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी है भाई, वहां का फेडेक्को नाम है। क्या नाम है वो कंपनी का? अगर बात किया जाए फेडेक्स कंपनी है, जिसका आपको याद रखना है। फेडेक्स कंपनी जो है, जो परिवहन कंपनी है, उसको ये चलाते हैं भाई। और ये कहीं ना कहीं भारत के बारे में लोगों को वहां पे बताने का काम करते हैं, यानी भारत का नाम भी है जो कि विदेशों में रोशन कर रहे हैं। अगला सवाल 12 नंबर, आईपीएल जो कि अभी 16वां संस्करण चल रहा है, तो बोल रहा है कि आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाले चौथे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? देखिएगा इनसे पहले आपको इस लिस्ट में आपको विराट कोहली नजर आते होंगे। आपको विराट कोहली
इसके बाद अगर बात करें विराट कोहली के बाद आपको जो है शिखर धवन इसमें शामिल थे। पहले शिखर धवन 6000 रन बनाने में, शिखर धवन आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आपको जो है डेविड डेविड वार्नर आप लोग को याद रखना। तो तीन पहले से थे, अभी तक चौथा बन गए हैं कौन भाई? तो ये चौथा बन गए हैं रोहित शर्मा, जो कि किसके लिए खेलते हैं भाई? तो आईपीएल में अगर बात की जाए तो ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। देख रहे हैं ये तस्वीर, अगर देखा जाए क्रिकेट में भगवान के रूप में देखा जाता है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी मुंबई इंडियंस में ये खेले हैं। और हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि सचिन तेंदुलकर के बेटे जो है वो मुंबई इंडियंस ने डेब्यू मैच खेले, जो उसमें जिनका नाम क्या है? अर्जुन तेंदुलकर, आप लोग को नाम याद रखना है। और 12 सवाल था आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्टेंट सवाल। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ वैसे आपको रिवीजन सेशन, जो कि आपको आगामी एग्जाम में ये सेशन आप लोग के लिए काम करेगा। तो प्रमुख सैन्य अभ्यास का एमसीक्यू कर लेते हैं। बोल रहे भारत और कौन सा देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमोन शक्ति 2022 जो है ये चला था भाई? तो भारत और कौन सा देश के बीच हरमोन शक्ति होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल बोल रहा है कि 2022 में भारतीय सेना और किस देश की सेना के टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद बाइक हुआ था? ऑस्ट्रा हिंद की अगर बात करें प्यारे साथी, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला सवाल बोल रहा है कि भारत और कौन सा देश के बीच में युद्ध अभ्यास, जो कि उत्तराखंड के ओली में आप लोग को देखने को मिला था, ये भी अक्टूबर 2022 में हुआ था। तो युद्ध अभ्यास आप लोग को अमेरिका के साथ होता है। भारत और अमेरिका के बीच आप लोग टाइगर ट्राइब देखे होंगे, युद्ध अभ्यास देखे होंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए कोप इंडिया होता है भारत और अमेरिका के साथ। अगला सवाल, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है यहाँ पे नौसेना का अभ्यास जो कि जापान के तट पर हुआ था, जिसको मालाबार युद्ध अभ्यास बोलते हैं। तो ये जो 2022 में हुआ था, कितनावां संस्करण था ये याद रखना है, 26वां संस्करण था। अगला सवाल 5 नंबर बोल रहा है जायर अल बहार जो है ये भारत और कौन सा देश के बीच में होने वाला जो है समुद्री अभ्यास है, यानी कि नौसेना करता है। तो ये भारत और कतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर क्या बोल रहा है प्यारे साथी, व्रज प्रहार किसके द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है? व्रज प्रहार जो है ये आप लोग को याद रखना है, ये व्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो व्रज प्रहार जो है ये थल सेना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखना 7 नंबर क्या बोल रहा है, चलिएगा 7 नंबर सवाल को करिएगा। बोल रहा है देखो 7 नंबर सवाल किधर गया भाई, टाइगर ट्राइब भारत और कौन सा देश के बीच होता है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे टाइगर ट्राइब की अगर बात करें प्यारे साथी, टाइगर ट्राइब के बारे में जल्दी से बताना है कि टाइगर ट्राइब युद्ध अभ्यास भारत और कौन सा देश के बीच होता है? तो टाइगर ट्राइब भारत और आपका अमेरिका। अभी तुरंत में बताए थे, अमेरिका के साथ में कोप इंडिया भी करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वायुसेना अभ्यास नहीं है? यानी कि ये आपको वायुसेना का अभ्यास नहीं है। जैसे आपको देखा जाए डेजर्ट ईगल क्या वायुसेना है? जी हाँ है। इंद्रधनुष जी हाँ है। सैन्योमेट्री जी हाँ ये भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिमोह शक्ति आप लोग को याद रखना है, हरिमोह शक्ति जो कि वायुसेना का युद्ध अभ्यास आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगला सवाल 9 नंबर, नोमेडिक एलिफेंट जो है भारत और कौन सा देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथी बी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत और जापान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास नहीं है? भाई भारत और यहाँ पे जापान बोले थे, तो जापान के साथ सैन्य मैत्री होता है, सहयोग काइजन भी होता है, धर्मा गार्डियन तो हैंड इन हैंड नहीं होता भाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हैंड इन हैंड भारत और किसके बीच होता है? तो अपना प्यारा भारत और चाइना, जो कि हमारा साइलेंट किलर के रूप में देखा जाए पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो है ना हम लोग के लिए खतरा का विषय कौन है भाई? चाइना कहीं ना कहीं नजर आता है। अगला सवाल, एकोवेरिन भारत और कौन सा देश के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास आप लोग को देखने को मिलता है? एकोवेरिन भारत और आपका मालदीव के साथ होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का जो तीसरा संस्करण था भारत और कौन सा देश के बीच होता है? एक्सरसाइज विनबैक्स, तो विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। अगला सवाल बताइएगा, अल नजा या इसी को अल नगा बोलते हैं, इसका चौथा संस्करण जो कि आपको अगर 2022 में राजस्थान में हुआ था, तो आप लोग को बोला ये किसके बीच होता है? तो ये भारत और ओमान के बीच में अल नगा या अल नजा होता है। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर, बोल रहा है भारत और कौन सा देश का संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास है भाई, जिसका 13वां संस्करण जो है व्रज प्रहार की बात करें हैं, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच होता है? भारत और कौन सा देश का व्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में
किया जाने वाला ये सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ट्रोपेक्स नाम है। ऑप्शन नंबर प्यारे साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ट्रोपेक्स सबसे बड़े युद्ध अभ्यास के रूप में देखा जाता है, जो कि हिंद महासागर में हुआ था। अगला देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या? अगला सवाल आपका 16 नंबर है, बोल रहा है वरुण युद्ध अभ्यास कौन कौन सा देश के बीच में होता है भाई, जिसका 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पे हुआ था? देखिए, गरुड़ बोले, वरुण बोले या शक्ति बोले, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और फ्रांस के साथ हम लोग 2023 में फ्रिंजेक्स नामक एक युद्ध अभ्यास भी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में जो है सिटमैक्स जो युद्ध अभ्यास हुआ था, तीसरा संस्करण, उसमें से भारत का कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है यहाँ पे भाग लिया था? तो आप लोग को याद रखना है आईएनएस करमुक, आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कूप साउथ बाइट किन दो देशों के बीच संयुक्त वायु अभ्यास है? कूप साउथ की अगर बात किया जाए, देखो कुछ वैसे युद्ध अभ्यास होते हैं जो भारत से रिलेटेड नहीं हो, फिर भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर, बताइएगा भारत की वायुसेना और कौन सा देश की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज, क्योंकि वायुसेना वाला युद्ध अभ्यास है भाई, तो ये आपको कौन सा देश का वायुसेना, ईस्टर्न ब्रिज नाम है इसका। तो ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच होता है, ईस्टर्न ब्रिज नाम है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि जिसमें मल्टीलैटरल बोलते हैं, जिसमें 3 से ज्यादा देश आपस में भाग लेते हैं, उसको बोला जाता है बहुपक्षीय। तो मिलन युद्ध अभ्यास जो आपको बोल रहा है, ये कहाँ पे हुआ था? तो मिलन जो हुआ था, ये आप लोग को विशाखापट्टनम में हुआ था। मिलन युद्ध अभ्यास की अगर बात करें प्यारे साथी, ये कहाँ पे हुआ था? तो मिलन युद्ध अभ्यास की अगर बात किया जाए प्यारे साथी, तो मिलन युद्ध अभ्यास जो हुआ था, ये आपको कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम याद रखना है। तो ये आपका 20 सवाल इंपॉर्टेंट सवालों में से एक था। और इस लेक्चर का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो ये जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है बीपीएससी करंट अफेयर, जहाँ पे जो है यहाँ पर आप देखिएगा, जाइएगा तो वहाँ पे विवेक सर का फोटो लगा हुआ है। आप जरूर जाके इस चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे बोर्ड पीडीएफ और प्रिंट पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि आर्यभट्ट बैच हमारे यहाँ चल रहा है, जहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहा है 60%। बिहार 60 आपको इस्तेमाल करना है। आपको 69वीं बीपीएससी पीटी का कोर्स 1499, वही अगर आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स लेना है तो आपको 2999 मिल जाएगा। बिहार स्पेशल की क्लासेस प्री प्लस मेंस रहेगा, दोनों उसमें सम्मिलित रहेगा 499 में। वहीं 68वीं बीपीएससी मेंस का क्लासेस जो है 1999 में आप लोग को मिल जाएगा। अब चलिएगा, जैसा कि सेशन में जाने से पहले मैं आप लोग को क्विज का सवाल छोड़ता हूँ। आप लोगों को क्विज का जो पिछले क्लासेस में पूछा जाता है उसका आंसर करते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार से किस छात्र का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में हुआ? तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में प्रेम सागर कुमार का, जो कि सुपौल में जो सरकारी विद्यालय है वहां के 10वीं के छात्र हैं ये। अगला सवाल, हाल ही में सबसे तेज 100 आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अगर भारतीय रहेगा तो हर्षल पटेल, और ऐसे ओवरऑल कगिसो रबाडा आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है किस राज्य की नंदिनी गुप्ता को फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है। और 2024 में मिस वर्ल्ड का भी ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भी याद रखना। अगला बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दिया है? तो ये आपको नेपाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर बोल रहा है कि हाथी बचाओ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हाथी बचाओ यानी कि हाथी देखिएगा केरल हो, कर्नाटका हो या आपका झारखंड हो, वहां पे राजकीय पशु के तौर पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 16 अप्रैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलिएगा देखते हैं किनका किनका राइट आंसर आएगा। तो देखिएगा, आपको समस्तीपुर से आंसर आया था प्रियंका भारती का, अस्मिता कुमारी का, पूजा कुमारी का सही आंसर आया था, सकीबा मलिक का, प्रियम दुबे गोपालगंज से, जो है अनामिका पाठक गोपालगंज से, इनका भी राइट आंसर आया था। इसके अलावा स्वास्तिक कुमार जो कि पटना से जुड़ते हैं, ज्योति जो कि पटना से, इनका भी सही आंसर आया था। समस्तीपुर से रितु का, और रितु दुबे जो कि गोपालगंज, यानी गोपालगंज और देखा जाए समस्तीपुर से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर जो है यहाँ पे वीडियो को देखते हैं। अब चलिएगा, जैसा कि सेशन के लास्ट में हम लोग क्विज का होमवर्क देखते हैं, यानी कि आपको एकदम ऑफलाइन की तरह फील आए, इसलिए मैं होमवर्क का सवाल भी आप लोग को करवाता हूँ। तो देखिएगा, होमवर्क का पहला सवाल, क्या हाल ही में कालीकांत मिश्र जी का निधन हो गया, इनका संबंध कौन सा क्षेत्र से था?
अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में पहले वैश्विक मोर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। अगला सवाल, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बन गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। 4 नंबर सवाल, आईपीएल 16 के में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, पहले भारतीय बोल रहा है, ऐसा नहीं, आपको दोनों बता रहा है, पहला भारतीय बताना और ओवरऑल में अगर देखा जाए कोई विदेशी अगर शतक मारा है पहला, ये आईपीएल 16 की बात कर रहे हैं। अगला सवाल 5 नंबर, 17 से 26 अप्रैल 2023 तक सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये 17 तारीख से लेकर 26 अप्रैल तक, ताकि दोनों राज्यों के बीच का जो है तालमेल, चाहे संस्कृति हो, खान पान हो, विचार हो, एक दूसरे से साझा करने की बात किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं भाई 18 अप्रैल का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोग का बीच में था, उसको हम लोग देख लिए, और जो कि आपका इंपॉर्टेंट जो बनता है उसका एमसीक्यू भी यहाँ पे लगाए हम लोग। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो बीपीएससी करंट पे जाकर सर्च करिएगा, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम लोग पूरा का पूरा जो है 18 अप्रैल से जुड़ा हुआ भी कुछ तथ्यों को देखे, और आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं 19 अप्रैल 2023 का महत्वपूर्ण आप लोग को बिहार करंट अफेयर, और इसी में हम लोग देखे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए बीपीएससी एग्जामपुर। जय बिहार।